Welcome to HPM classes. Hope you all are doing well. Today we will see chapter number 8, How do organisms reproduce. So right here I'm your biology friend and let's get started. What is reproduction and why we need it? As it is not necessary to maintain the life of an individual organism, unlike the essential life processes such as nutrition, respiration or excretion. ये एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को सरवाइव करने के लिए कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस तो नहीं है, फिर भी हम रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? ऑन द अदर हैंड, इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल्स, अ लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंट इन द प्रोसेस. तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को इतनी एनर्जी वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी प्रोसेस तो नहीं है. So the answer to this question is that reproduction is important for the survival of all living beings. Without a mechanism for reproduction, life would come to the end. If there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. Reproduction की मदद से organisms अपनी generation को आगे बढ़ाते हैं. अगर reproduction नहीं होगा तो उस ऑर्गेनिज्म की जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी और धीरे धीरे वो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. एज वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट डोडो, मैमथ एंड सो मेनी एनिमल्स विच आर नॉट एग्जिस्टिंग नाउअडेज. सो हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम स्पीशीज? Usually we say this because they look similar to each other. Thus reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves. सो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की जनरेशन को क्रिएट करने में हेल्प करता है. हमने ऑब्जर्व किया है कि सेम स्पीशीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स सिमिलर ही होते हैं देखने में. बट ऐसा क्यों है? क्योंकि रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑर्गेनिज्म अपने जैसे इंडिविजुअल्स को ही क्रिएट करता है. सो वी कैन से reproduction is the biological process by which new individual organism means offsprings are produced from their parent और पेरेंट्स. मैंने क्यों कहा पेरेंट या पेरेंट्स? तो इसका आंसर हम अभी आगे फाइंड आउट करेंगे. डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? क्या हम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी हैं? ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर. ऑर्गेनिजम्स सिमिलर लगते हैं क्योंकि उनके बॉडी डिज़ाइन सिमिलर होते हैं. इफ बॉडी डिज़ाइंस टू बी सिमिलर, द ब्लू प्रिंट्स फॉर दीज डिज़ाइन शुड बी सिमिलर. अगर बॉडी के डिज़ाइन सिमिलर हैं तो उनके कुछ ब्लूप्रिंट होंगे जो कि सिमिलर होंगे. Thus reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body design. तो जो बेसिक लेवल है रिप्रोडक्शन का, उसमें इन्हीं ब्लूप्रिंट्स की कॉपीज बनती हैं. We have learned that chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA, which is deoxyribonucleic acid. हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में होते हैं और वो इनहेरिट करने में फीचर्स, जो फीचर्स पेरेंट्स में हैं, उन्हीं फीचर्स को नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट करने में हेल्प करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. क्योंकि डीएनए के पास वो कोडिंग होती है जो एक परफेक्ट प्रोटीन का प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है और यही प्रोटीन इंडिविजुअल के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है. इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड एंड डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लेड टू अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन. अगर उसी डीएनए की कॉपीइंग के दौरान कुछ भी चेंजेस हो जाते हैं, अगर उस डीएनए की कोडिंग में कुछ भी गड़बड़ होती है, तो एक अलग ही प्रोटीन बन के तैयार होता है और वो एक अलग प्रोटीन एक अलग ही बॉडी के डिज़ाइन को फॉर्म करता है. Therefore, a basic event in reproduction is the creation of a DNA copy. Cells use chemical reactions to build copies of their DNA. Cells chemical reaction की हेल्प से एक नए DNA का फॉर्मेशन करते हैं from the previous one. जो existing DNA है उसकी कॉपी बनाता है हमारा सेल by using chemical reactions. This creates two copies of DNA in a reproducing cell and they will need to be separated from each other. इसीलिए हमारे रिप्रोड्यूसिंग सेल में डीएनए की दो कॉपीज बनके तैयार होती हैं जो आपस में अलग होती हैं.
अब अलग होने के बाद क्या होता है, लेट्स सी. हाउएवर कीपिंग वन कॉपी ऑफ डीएनए इन ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वुड नॉट वर्क. ऐसा नहीं है कि जो ओरिजिनल डीएनए है वो बॉडी में ही रह जाता है और जो उसकी कॉपी बन के तैयार हुई वो बॉडी से सिंपली बाहर निकाल दी जाती है. इट्स नॉट दैट. अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में डीएनए की कॉपिंग होती कैसे है. तो सबसे पहले ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसमें अनवाइंडिंग होती है. इसके दो स्ट्रैंड्स आपस में अलग होने शुरू हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह बिहेव करते हैं, जिनके ऊपर एक नए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो जाती है. जैसे जैसे ये न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होती है, अनवाइंडिंग डीएनए की कंटिन्यू रहती है जब तक ये दोनों डीएनए आपस में पूरी तरह से अलग ना हो जाए और एक नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन ना हो जाए. और जैसे ही नए स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होता है, ये दो डीएनए बनके तैयार हो जाते हैं. Because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life processes. अगर सिंपली एक डीएनए को सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा तो बिना सेलुलर एपरेटस के, बिना एक ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर के वो डीएनए सर्वाइव नहीं कर पाएगा और इवेंचुअली वो डाई हो जाएगा. Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus, and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus. इसीलिए डीएनए की कॉपिंग जो होती है उसके बाद कंप्लीट सेलुलर एपरेटस की भी कॉपिंग होती है और फिर दो सेल्स बनके तैयार हो जाते हैं. इन क्लास 9 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सेल डिवीजन. तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन सेल डिवीजन? वन सेल which has a nucleus in it, and we know nucleus has lots of chromosomes and chromosomes has DNA. तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि डीएनए की कॉपिंग होती है. वो डीएनए की कॉपिंग होने के बाद कैरियोकाइनेसिस होती है, मींस न्यूक्लियस का डिवीजन होता है. Here you can see in the picture nucleus is getting divided, which is followed by the division of cytoplasm, and then two cells with almost similar structure form. These two cells are of course similar, but are they likely to be absolutely identical? क्या वो बिल्कुल एक जैसे हैं? The answer to this question will depend on how accurately the copying reaction involved occur. इसका आंसर तभी मिल सकता है जब हमें पता चले कि कितना एक्यूरेटली ये कॉपिंग हुई है. Because no biochemical reaction is absolutely reliable. कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन इतना रिलायबल नहीं है और कुछ ना कुछ वेरिएशंस कॉपिंग के दौरान हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल. Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. कई बार वेरिएशन इतना ज़्यादा हो जाता है और इतना जो डीएनए की कोडिंग होती है वो इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक होती है जिसकी वजह से वो सेलुलर एपरेटस के साथ प्रॉपर वर्क ही नहीं कर पाता और सच न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई. वो न्यू बॉर्न सेल मर जाता है. On the other hand, there could still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. But most of the time DNA copying के दौरान जो variations होते हैं वो इतने drastic नहीं होते. This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis for evolution. यही जो टेंडेंसी है वेरिएशन की ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, यही इवोल्यूशन को जन्म देता है. बच्चे में थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे और एक बेटर ऑर्गेनिज्म जन्म लेगा विच विल लेड टू द इवोल्यूशन. नाउ वी विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट वेरिएशन हेल्प्स इन इवोल्यूशन. Now, populations of organisms fill well-defined places or niches in the ecosystem, using their ability to reproduce. जो population organisms की एक particular defined place पे ही रहती है और वहीं के habitat को use करती है, वहीं पे reproduce करती है, वो वहीं के ecosystem में survive करने के लायक होती है. This consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features that allow the organism to use that particular niche. जो DNA copying के दौरान variations होते हैं during reproduction, वो उस organism के उस particular niche में survive करने के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही वेरिएशंस उसकी बॉडी को मेंटेन करते हैं ताकि वो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर निच में सर्वाइव कर सके. रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज. रिप्रोडक्शन इसीलिए ज़रूरी है एक पॉपुलेशन की स्पीशीज़ को स्टेबल रखने के लिए. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, हम उन्हें देख ही नहीं सकते. However, niches can change because of reasons beyond the control of the organisms. अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाए या वाटर का लेवल अप डाउन हो जाए या बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में कोई मेटेओराइट हिट कर जाए अर्थ से, तो क्या होगा? तो ऑर्गेनिजम्स के लिए अगर वो पर्टिकुलर निच अब सुटेबल नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता. बट अगर उसके डीएनए में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ वेरिएशंस हो रहे हैं तो वो वेरिएशंस उसकी बेटरमेंट के लिए हो रहे हैं, क्योंकि उन वेरिएशंस की वजह से वो अपने एनवायरनमेंट के साथ मैच कर जाता है और अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाता है, चाहे कितने भी चेंजेस हो जाएं. अगर उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए में अकॉर्डिंगली वेरिएशंस हो रहे हैं तो वो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर सर्वाइव करेगा. Suppose if there were a population of bacteria living in temperate waters and if the water temperature were to be increased by global warming की वजह से अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ भी जाता है तो वो वेरिएंट्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके डीएनए में वेरिएशंस हुए थे वो सर्वाइव कर जाएंगे और वो फर्दर ग्रो भी करेंगे. So variation is thus useful for the survival of species over time. Hope you have understood. Here you can see, due to the variation we doesn't look alike. There is some difference between every individual. Although we all are humans, but even though we have some things which are different from each other. We have basic body design. We all have two eyes, one nose, two ears, two hands, two legs. But even though we have some changes, some are fat, some are tall, some are short, some are thin. So in that way we have some differences in all of us. This is because of the variations during DNA copying. In this picture you can see two type of elephant, right? So according to their niche, some variations have been occurred in their DNA, due to which they look similar but not alike, and due to which they are suitable for their niche. They are suitable for their place where they live. Now let's do this exercise. What is the importance of DNA copying in reproduction? So first of all, it contains information about inheritance from parents to offsprings. Then it codes for proteins required by an individual. Then third one is, if DNA is not copied during reproduction, correct proteins will not be formed and the structure of the individual will be entirely different. Fourth point is, errors in DNA copying will lead to the evolution. And fifth one is, it makes the organism look similar to each other. Next question is, why is the variation beneficial to the species but not necessarily for the individual? So answer to this question is, variation is beneficial for species because sometimes when environmental conditions change, their survival could become difficult. But the variant which are resistant to such changes would survive. So if the variant were not there, then entire species would have been destroyed. However, not all variation is necessary to be beneficial to species. Reproduction is mainly of two types. One is asexual and second one is sexual. So sexual mode of reproduction involves one parent only. Then it involves no gametes. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता है और गैमेट्स नहीं बनते. ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली द सेम एज अ पेरेंट्स. ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो जेनेटिकली बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की. बट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन two parents are involved, then gametes are also formed.
Then it involves fertilization of gametes of both the parents. Offspring are genetically different from each of parents. जो ऑफस्प्रिंग बन के तैयार होते हैं वो पेरेंट से थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं. क्यों होते हैं वो हम अपनी फर्दर क्लास में पढ़ेंगे. So in the next class we will study about different modes of asexual reproduction. Till then, stay safe, stay at home. Thank you.